फ्रेंड्स, मैं धर्मराज पुरोहित DSR क्लासेस से जो कल मैं आपको नहीं पढ़ा पाया वाला टॉपिक जो शेष बचा हुआ टॉपिक था और मेरे निजी कारणों के कारण कल वाली क्लास का छुट्टी रखी गई और आज जो बचा हुआ शेष टॉपिक है वो मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। देखिए, अब यहाँ पर मैंने कल वाली जो क्लास में पढ़ाया था यानी परसों वाली क्लास में जो पढ़ाया था मांग में परिवर्तन। अब मैंने बताया था कि मांग में परिवर्तन दो कारणों से होता है। कितने कारणों से होता है? दो कारणों से। प्रथम कारण जो मैंने बताया था आपको कीमत के कारण। किसके कारण बताया था? कीमत के कारण। फर्स्ट कारण ये था और सेकंड कारण है अन्य कारक। कौन सा है? अन्य कारक। अन्य कारक में आपको पता होना चाहिए फैशन है, रुचि है और इन कारणों से परिवर्तन होता है। तो मांग में क्या होता है? मांग में कमी होती है, वृद्धि होती है या मांग में परिवर्तन होने की दशा को क्या क्या कहा जाता है? तो ज़्यादातर देखा जाए तो इस जो सेकंड वाले पॉइंट है इसमें काफ़ी कंफ्यूजन देखने को मिलता है कि सर ये अन्य कारक क्या होंगे, किस प्रकार से इसकी परिभाषाएं बनेगी और क्या इसके परिवर्तन को क्या कहा जाएगा। और काफ़ी बार एग्जामों में ये ज़्यादातर 2 व 4 मार्क्स के आधार पर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी बार पूछा जाता है कि मांग में विस्तार व मांग में संकुचन को परिभाषित कीजिए या फिर मांग में कमी और मांग में विस्तार को परिभाषित कीजिए। देखिए, अब काफ़ी बार क्वेश्चन जब पूछे गए कि मांग में वृद्धि और विस्तार, अब आप सोचोगे कि सर ये तो विस्तार और वृद्धि दोनों एक ही है, जबकि इन दोनों की परिभाषाएं दोनों अलग अलग है। मांग में वृद्धि अलग हो जाती है, मांग में वृद्धि का कई अन्य कारण होते हैं और विस्तार में भी जो परिवर्तन है वो भी अन्य कारणों से होता है। तो यहाँ जो सेकंड वाला पॉइंट हमारा रह चुका था उस पॉइंट को हम पूरा करेंगे। मांग अन्य कारकों में परिवर्तन। अन्य कारकों मैंने पहले ही बताया है कि अन्य कारक में उपभोक्ता की आय हो सकती है, रुचि हो सकती है और फैशन हो सकती है। इन फैशन में परिवर्तन हो सकता है। इन परिवर्तनों के कारण क्या होता है कि उस मांग में परिवर्तन होता है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए या घट जाए, रुचि और फैशन में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो मांग है, मांग मात्रा है, उसमें परिवर्तन होता है। तो मांग मात्रा में यदि मांग बढ़ती है तो उसे हम लोग मांग में वृद्धि कहते हैं और अगर मांग में कमी होती है तो वो मांग में कमी कहलाती है। यहाँ अन्य कारकों में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि जो पहला वाला परिवर्तन है कीमत में परिवर्तन, तो कीमत में परिवर्तन है वो क्या रहेगी? कीमत यथास्थिर रहेगी। यहाँ कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सर कीमत यथास्थिर ना हो तो क्या होगा? देखिए क्या होता है, उपभोक्ता की आय बढ़ी, मान लीजिए आय बराबर कितनी है? 5,000 रुपये और वस्तु की कीमत कितनी है? 10 रुपये। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और बढ़कर कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है और उस वस्तु की कीमत है, प्राइस है, वो कितनी हो जाती है? 20 रुपये हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आय भी क्या हुई है? बढ़ी है। आय बढ़ी है। आय बढ़ने के बावजूद भी उसकी कीमतों में भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई और कीमतों में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही कारण होता है कि इस स्थिति में कीमत क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। देखिए यहाँ मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसके आधार पर समझाया जा सकता है। अन्य कारक जिसमें हम लोग आय, रुचि और फैशन, इनमें परिवर्तन होता है तो मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। और मांग की मात्रा में परिवर्तन का मतलब होता है यानी मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ये दो चीजें दर्शाई गई हैं। देखिए प्रस्तम जो परिभाषा दे रखी है वो दे रखी है मांग में वृद्धि, वस्तु की कीमत यथास्थिर रहे तथा अन्य कारकों। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही कहा है कि जो पहली वाली जो परिवर्तन था वो स्थिर माना जाएगा और अन्य कारकों में परिवर्तन होगा जिसमें आय है, रुचि है, फैशन है, इनमें परिवर्तन होगा। और इनमें परिवर्तन होने से यदि उसकी मांग मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है तो वो मांग में वृद्धि कहलाएगी। तो सीधा परिभाषा क्या लिखनी है आपको कि जो पहला परिवर्तन यानी कीमत यथास्थिर रहे और अन्य कारकों में परिवर्तन हो। अन्य कारकों में परिवर्तन हो और अन्य कारकों में परिवर्तन होने से यदि मांग की मात्रा में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। मांग की मात्रा में वृद्धि हो रही है, मांग बढ़ रही है तो उसे कहेंगे मांग में वृद्धि।
तो पहली परिभाषा यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। अब इसका देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए यहाँ हम लोग इस परिभाषा को ही देखेंगे। यहाँ क्या कहा है, कीमत यथा स्थिर है, तो कीमत कहाँ दे रखी है, ओ वाई पर, ओ एक्स पर मांग मात्रा है, तो कीमत यथा स्थिर रहेगी, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लीजिए मांग इसकी ये दे रखी है, ओ क्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, ओ क्यू दे रखी है, और यदि किसी कारणवश मांग मात्रा में क्या हो जाए, यानी आय रुचि फैशन में परिवर्तन होने से क्या हो जाए, उसकी मांग मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, मांग बढ़कर Q1 हो जाएगी। तो पहले जो डी वक्र था वो इस प्रकार से था, ये डी वक्र बन रहा था। अब मांग में वृद्धि हो गई तो डी वक्र डी से डी1 हो गया। क्या हो गया, डी से डी1 हो गया। तो ये जो बीच का अंतराल है वो क्या कहलाएगा, यहाँ यानी ए और बी के मध्य की दूरी ही मांग में वृद्धि कहलाएगी। देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो कीमत P ही है, यानी जब कीमत OP होती है, क्या होती है, OP होती है, तब उसकी मांग मात्रा OQ होती है। कीमत OP ही रहती है तब उसकी मांग मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। यानी यहाँ पर कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल मात्र किसमें परिवर्तन हुआ है, केवल मात्र आय रुचि और फैशन में परिवर्तन देखने को मिला है। तो किसी कारण से क्या होता है कि इन चीजों में परिवर्तन होने से केवल मात्र मांग में वृद्धि होती है, न कि कीमत में परिवर्तन होता है। कीमतें यथा स्थिर थी, कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे ही हम मांग वृद्धि कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है मांग में कमी। अब देखिए जो पहले वाली परिभाषा मैंने बता चुका हूँ मांग में वृद्धि के बारे में। अब परिभाषाओं में आपको क्या करना है, यथावत पूरी की पूरी लाइन इसमें लिखनी है। केवल जहां हमने मांग मात्रा में वृद्धि होती है वहां केवल हमें मांग मात्रा में कमी करनी होगी। इस चीज को समझना होगा कि कीमत यथा स्थिर रहे, अन्य बातों में परिवर्तन हो जिससे मांग में कमी होगी, तो मांग में कमी यानी मांग मात्रा घटती है तो मांग में कमी, यदि मांग मात्रा बढ़ती है तो मांग में वृद्धि कहलाएगी। इतना परिवर्तन कर देंगे तो ये दोनों परिभाषा आपकी सही हो जाएगी। देखिए यहाँ पर देखा, वस्तु की कीमत यथा स्थिर रहे तथा अन्य कारक यानी आय रुचि फैशन आदि में क्या हो, परिवर्तन होने पर यदि उसकी मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, मांग में कमी कहते हैं। अब देखिए पहली वाली परिभाषा और इस परिभाषा में केवल इतना ही परिवर्तन होगा, यहाँ मांग मात्रा में वृद्धि और यहाँ मांग मात्रा में कमी, इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, उसमें क्या रहेगा कि क्या कहा है कि कीमत क्या है, यथा स्थिर, तो कीमत को यथा स्थिर कर देंगे। ये कीमत यथा स्थिर हो गई और ये क्वांटिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ जो OP दे रखी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना कीमतें बढ़ रही हैं ना कीमतें घट रही है, कीमतें यथा स्थिर। और वो कह रहा है कि अन्य कारकों में परिवर्तन होने से किस में परिवर्तन हो रहा है, मांग मात्रा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहली वाली जो डी रेखा है, DD रेखा, उसको बना लेते हैं, ये DD रेखा हो गई। अब उसमें कमी हो रही है, ये घट गई, ये हो जाएगा Q2, यहाँ हो जाएगा आपका D2 और D2। अब देखिए यहाँ क्या है, कीमत OP है तो मांग मात्रा OQ है, और कीमत OP है तो मांग मात्रा OQ2 है। यहाँ पर कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल अन्य कारकों में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में क्या हुई है, कमी और वृद्धि हुई है। देखिए कीमतों में कैसे परिवर्तन होता है, ये देखिए कि पहले प्राइस ये होती है और क्वांटिटी ये होती है, कीमतें बढ़ जाती हैं और मांग घट जाती है, यानी प्राइस P2 हो जाती है और क्वांटिटी है वो Q2 हो जाती है। तो यहाँ पर कीमतें बढ़ना, मांग का घटना, और कीमतें घट जाती हैं, मांग बढ़ जाती हैं, ये P1 और ये Q1, ये कीमत प्रभाव है। क्या है, कीमत प्रभाव। इसमें क्या हुआ, कीमतों में कमी होने के कारण मांग में परिवर्तन हुआ है। लेकिन जो ये परिभाषा है इसमें कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमने परिभाषा में भी लिखा है कीमत क्या रहेगी, यथा स्थिर रहेगी, और अन्य कारकों यानी आय रुचि और फैशन जो कि हम लोग इसमें दर्शा नहीं रहे,
केवल अन्य कारक बताए हैं, अब किसी भी कारक से उसमें क्या होगी, कमी वृद्धि होगी, और कमी वृद्धि होने के कारण उस हमारी जो मांग मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और घटना ही क्या कहलाएगा, मांग में कमी। अब देखिए इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ही है, ओ एक्स पर मांग मात्रा, ओ वाई पर कीमत दर्शाई गई। तो हम लोग लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट होता है कि ओ एक्स पर मांग मात्रा दर्शाई गई है, ओ वाई पर कीमत दर्शाई गई है। प्रारंभ में जब कीमत जो कि यथा स्थिर है ओपी है, उस वक्त उसकी मांग मात्रा ओ क्यू के बराबर थी। जैसे ही अन्य बातों में परिवर्तन होने से कीमत में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल मांग मात्रा घटकर ओ क्यू से घटकर ओ क्यू 2 हो जाती है, जिसका मूल कारण होता है अन्य कारकों में परिवर्तन होना, इति सिद्धम। इस प्रकार हम लोग अपनी परिभाषा को लिख सकते हैं, और अगर लिखना चाहते हैं तो कितनी कमी होगी, तो उसमें ए बी के बराबर कमी देखने को मिलती है मांग मात्रा के अंतर्गत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपको मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो या किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस कमेंट्स को डाल सकते हैं। और अगर आगे आपको किसी भी प्रकार का कोई वीडियो पढ़ना है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर उस चीज़ को आप शेयर करें, जिससे कि मैं आने वाले वीडियो में उस चीज़ को लेके आ सकूं। धन्यवाद।